अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। कोविड-19 और वैक्सीन, फैक्ट्स एंड मिथ्स, पार्ट 2। कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर जो गलत फहमियाँ और हक़ाइक़ हैं, उसकी हमने पहले क़िस्त एक की थी, यानी पार्ट 1 किया था। अब आज जो है वो पार्ट 2 है। आज की प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश करें, ताकि हमको कोविड और उसकी वैक्सीन से रिलेटेड जो भी हमारे जहन में शुकूक व शुबहात हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। इस जर्नी में, इस सफ़र में काफ़ी लोगों ने सजेशंस दिए, ओपिनियंस दिए, फीडबैक्स दिए। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूँ तो डॉक्टर नूरानी साहब, जुनैदा, जमील, अल्फिया, कौसर, तैयब, जावेद, सलमान, इन्होंने काफ़ी फीडबैक दिए हैं फर्दर इम्प्रोवाइजेशन के लिए। मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मैं ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का भी शुक्र अदा करता हूँ, जहाँ से काफ़ी पॉइंट्स हमें मिले हैं इस टॉपिक पर। इस प्रोग्राम के बाद कमेंट बॉक्स में मैं शहर हुबली और शहर बेंगलोर के जो डॉक्टर्स लोगों की जो शुकूक शुबहात को दूर करने के लिए जो टोल फ्री नंबर क़ायम किए हैं, उसके मैं नंबर्स भी मैं कमेंट बॉक्स में डालूँगा। जो भी उन शहरों के लोग हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरे शहरों में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अगर किसी को उनके टोल फ्री नंबर्स पता हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गलतफहमी जो है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी जो है वो इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर वैक्सीन का फ़ायदा ही क्या। तो यहाँ हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए कि 3 चीज़ें, एक इन्फेक्शन है, दूसरा बीमारी है, तीसरा जो है मौत है। इन्फेक्शन जो है वो आप वैक्सीन लें या ना लें हो सकता है। बीमारी जो है वो उसकी जो शिद्दत है, यानी सीवियरिटी ऑफ द डिसीज़, वो वैक्सीन जो है कम करती है। यानी आपने वैक्सीन लिया, उसके बावजूद भी अगर सपोज़ आपको इन्फेक्शन होता है, तो कोई अगर वैक्सीन न ले, उनके अंदर जो बीमारी की जो शिद्दत होती है, जो सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ होती है, वो बनिस्बत वैक्सीन लेने वालों से ज़्यादा होती है। तो वैक्सीन लेने से जो है बीमारी की शिद्दत में कमी आती है। तीसरी चीज़ जो है वो मौत तो खैर अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन जहाँ तक डिसीज़ के बारे में, यानी इस कोरोना को लेके जो बात चल रही है वो ये है कि चूँकि बीमारी की शिद्दत में कमी वाक़या होती है वैक्सीन लेने के बाद, तो मौत के जो इम्कानात हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये एक फ़र्क हमें मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है कि वैक्सीन के जो है 2 डोज़ हो रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि पहला एक होता है, फिर जो है 6 to 8 वीक्स के बाद फिर और एक सेकेंड डोज देते हैं। जो फर्स्ट डोज़ होता है वो प्राइमिंग डोज होता है। वो हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को जो है वो एंटीबॉडी तैयार करने, यानी जो वायरस आएगा कोरोना, उसके ख़िलाफ़ जो हमारा दिफाई निज़ाम होता है, जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, उसको मजबूत करने और तैयार रहने के लिए तैयार करता है। इसको प्राइमिंग डोज कहते हैं। फिर जो हम सेकेंड डोज जब लेते हैं वो बूस्टर डोज होता है। वो जो है फुल ब्लोन हमारी बॉडी को जो है वो ग्रीन सिग्नल देता है कि भाई हाँ, आप एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। तो इस दौरान जो है फर्स्ट एंड सेकेंड डोज के दौरान जो है वो उतना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्शन हमें नहीं मिलता। इसलिए जो सेकेंड डोज के बाद जो है वो तकरीबन 85 to 90% प्रोटेक्शन मिलने के जो मालूमात हासिल हुए हैं वो ये हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि हम ये जो वैक्सीनेशन करते हैं, कोई भी वैक्सीन जो है वो 100% नहीं होता है, लेकिन ये कोशिशें हैं कि भाई किसी तरह से हमें उसके जो बीमारी है उसके असरात से हम अपने आप को बचाएं। मिसाल के तौर पर, अब आप जो हवाई जहाज़ में सफ़र किए हैं उन्हें पता होता है कि भाई पहले जो है जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो लगेज स्क्रीन होता है, हमारा सिक्योरिटी चेकअप होता है, फिर हम जाके इमिग्रेशन वगैरह होने के बाद जब जाते हैं, प्लेन में बैठते हैं हवाई जहाज़ में, तो सीट बेल्ट लगाते हैं। सीट लगाने के बाद फिर जो है वो कैबिन क्रू है, जो हमारे एयर होस्टेस हैं, वो सारे बताते हैं कि भाई आपको नागानी हालत में क्या करना है, ऑक्सीजन का मास्क कैसे नीचे आएगा, फिर आपको क्या पहन के कैसे कूदना है, सारा कुछ बताते हैं। उसके बावजूद भी जो है कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पूरा का पूरा प्लेन जो है वो गायब हो जाता है, क्रैश हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग जो है वो सफ़र करना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। तो ये लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन है। यानी आप पहले मास्क पहन रहे हैं, फिर जो है अपने हाथ जो है वो फ्रिक्वेंटली वॉश कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, ओवर क्राउडिंग से आप बच रहे हैं, इनक्लोज स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहने से आप बच रहे हैं। ये सारे आप
कोशिशें कर रहे हैं, यानी स्टेप्स ले रहे हैं, इसके बाद फिर जो है आप वैक्सीन भी ले रहे हैं, तो ये इट एड्स अप टू योर लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन कि भाई आपके जो इम्कानात हैं अपने आप को महफूज करने के, वो आप ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ये है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उसकी जो शिद्दत बीमारी है वो कम होगी और मौत के इम्कानात कम होंगे। ये वैक्सीन लेने के बाद जो इन्फेक्शन के जो हमारे जहन में बात है वो ये है। चलिए आगे जो है, लोग कहते हैं कि भाई कोरोना जो है बहुत ही सीरियस नहीं है, वो कॉमन जो फ्लू होता है उस तरह का है, जो सीजनल फ्लू होता है इस तरह का है, लोगों के जहन में ये है। और इस सिलसिले में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी मटेरियल शेयर किया गया है कि भाई ये जस्ट फ्लू है, इसको आप ज़्यादा मत सीरियस मत लें। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स डेडलियर दैन अ कॉमन फ्लू है, ठीक है। इसके होलनाकियाँ ज़्यादा हैं, कॉमन फ्लू से ज़्यादा हैं, और ये इसकी ख़ास बात यह है कि ये फास्ट स्प्रेड करता है, ठीक है। यानी कॉमन फ्लू जो है उससे ज़्यादा ये फास्ट स्प्रेड करता है, तो हमें इसको हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहिए। फिर जो है लोगों में एक गलतफहमी ये है कि भाई वैक्सीन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर इरिवर्सिबल डैमेज करता है। अब तक के जो स्टडीज़ हुए हैं उसमें ऐसा कोई ख़ास इरिवर्सिबल डैमेज वाला केसेस हो जाए वो सामने नहीं आए हैं। जो साइड इफ़ेक्ट्स जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो पहले अभी हमने बताए हैं कि जो माइनर साइड इफ़ेक्ट जो है, दर्द होता है, थोड़ा बुखार आती है, वीकनेस जैसा, मतलब आपको सोने का मन करता है, हेडेक हो सकता है, मसल एक हो सकता है, जहाँ इंजेक्शन आप लें वहाँ थोड़ा सूजन जैसी होती है, थोड़ा वहाँ पर वार्मथ आती है, ये कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एनी वैक्सीन, ये तो होते ही हैं, तो ये जो है एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो इरिवर्सिबल डैमेज है, मिसाल के तौर पर किसी का कोई ऑर्गन जो है परमानेंटली फेल हो गया या इस तरह के कुछ मामला जो है, वो फ़िलहाल जो अवेलेबल डेटा है उसके अंदर ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है। और एक जो गलतफहमी है वो 5G नेटवर्क को लेकर। लोग कहते हैं कि भाई ये जो 5G नेटवर्क दुनिया में फैलाया गया उसके बाद से जो है वो कोरोना है। शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन ऐसे मुकामात भी हैं जहाँ, ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर जो है वो एक उनके पास 5G नेटवर्क ही नहीं है, उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर केसेस देखने मिले हैं। तो फ़िलहाल उसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि कंफर्म कर सकें कि भाई ये जो है 5G नेटवर्क से रिलेटेड है। दूसरा और एक गलतफहमी जो है कि कोविड डेथ रेट, यानी जो उसके अमवात हो रहे हैं वो जो है मैनिपुलेटेड है, यानी जो नंबर्स आप बता रहे हैं, जो आपको टीवी या न्यूज़पेपर जो भी आपको दिखता है कि भाई मैनिपुलेट, यानी सही नंबर आपको नहीं दिखा रहे हैं, तो कम या ज़्यादा इस तरह से दिखा रहे हैं। ऐसा कोई जो अच्छे गवर्नमेंट्स होते हैं उनका ऐसा कोई मेंशन नहीं होता है कि अलबत्ता कभी कभार उनको शायद कम दिखाने पे भी मजबूरी हो जाती है ताकि लोग जो है परेशानी में अल्लाह न हो, एक पैनिक की सिचुएशन न क्रिएट हो, इस तरह का होता है। वरना उससे उनका कुछ फ़ायदा ऐसा नज़र नहीं आता कि भाई कोई नंबर ज़्यादा जो मैनिपुलेट करके दिखाएंगे तो उनका उसमें कुछ फ़ायदा है। दूसरा एक गलतफहमी ये है कि वैक्सीन के अंदर जो है हराम प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। अलग अलग मुल्कों के अलग अलग उलमा ने जो है स्टडी किया है, उनको जो मालूमात फ़राहम की गई हैं उसके मुताबिक जो है उन्होंने ये तय किया है कि भाई इसमें कोई हराम प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं हैं, तो इससे आपको मुतमईन होना चाहिए। और एक चीज़ जो गलतफहमी है वो है कि ये वैक्सीन के अंदर जो है वो अबॉर्टेड फीटस, यानी अबॉर्टेड फीटस का मतलब ये है कि जो इसक़ात हमल होता है, यानी बच्चा जब गिर जाता है तो हमल से रहने के बाद जब बच्चा गिर जाता है तो उसके जो सेल्स होते हैं, जो खलियात होते हैं, वो उसके अज्जा हैं बोल के थोड़ा लोगों में एक तशवीश थी। एक्चुअली ये पहले काफ़ी सालों पहले जो है वो इस तरह का वायरस को ग्रो करने के लिए मीडियम यूज़ करते थे, लेकिन फ़िलहाल की जो वैक्सीन्स हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और एक जो लोगों के जहन में एक गलतफहमी ये है कि इससे जो है पॉपुलेशन को मॉनिटर किया जा रहा है, यानी आबादी को की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है, ये गलतफहमी है। यहाँ पर शुरू में भी ऐसे ही लग रहा था क्योंकि जो सारे मुल्कों की जो हुकूमतें हैं वो एक आवाज़ में बोल रही थी और कुछ ऐसे ही लग रहा था,
लेकिन अगर आप सोचें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जहाँ तक ट्रैकिंग का मामला है वो बहुत सस्ते में भी हो सकता है, और लोग चाहे तो लोग कर सकते हैं और कर भी रहे होंगे कि मोबाइल है, बैंकिंग कार्ड्स हैं, इससे जो है आपका जो भी चिप लगा होता है उससे जो है वो काफ़ी आसानी से जो है वो मूवमेंट आपकी मॉनिटर कर सकते हैं। उसको इतना वो पैंडमिक बना के वैक्सीन पे ख़र्चा करके लोगों को मोबिलाइज करके मेरे ख़्याल में वो उनको उतना ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी अगर मॉनिटरिंग का ही मंशा होता तो। चलिए आगे और एक जो है गलतफहमी ये है कि चूँकि ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो ट्रायल्स होते हैं वैक्सीन के, उसके अंदर प्रेग्नेंट लेडीज़ को, यानी जो हामिला औरतें हैं, उनको शामिल नहीं किया गया था। इस वजह से जो है हो सकता है कि ये बिल्कुल ही सेफ़ ना हो। यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा मैं कि जो भी दवाइयाँ या वैक्सीन्स होते हैं, शुरू के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें ये जो हामिला औरतें हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनको और बच्चों को उनको शामिल नहीं किया जाता शुरू के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो इसी वजह से जो है इस वैक्सीन के भी जो इनिशियल ट्रायल्स थे उसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को शामिल नहीं किया गया था। इस वजह से लोगों में थोड़ा गलतफहमी हो गई है। अभी लेटली जो है वो कह रहे हैं कि भाई शुड ऑफर टू प्रेग्नेंट लेडीज़ ऑल्सो, और उनके जो ट्रीटिंग डॉक्टर जो हैं वो उनको ऑफ़र करना चाहिए। अगर वो ऑप्ट करते हैं तो वो दे सकते हैं, ये कहने में। और कई ममालिक की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है वो रिसेंटली लास्ट वीक ही जो है वो कह रहे हैं कि भाई प्रेग्नेंट लेडीज़ को दे सकते हैं। तो आप अपने जो ओबीजीनियन प्रैक्टिशनर्स होते हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद और एक जो गलतफहमी ये है कि ये अक्सर जो है तकरीबन 18 महीने वगैरह लगते हैं या एक आध साल से ज़्यादा लगता है वैक्सीन बनाने में। अब पैंडेमिक को आए 1 साल ही हो गया, तो उसमें इतना जल्दी वैक्सीन तैयार होके भी आ गया और लोग भी ले रहे हैं। ये ज़रा लोगों में एक डाउटफुल सी सिचुएशन क्रिएट होती है। एक ज़ाहिर सी बात है कि भाई जो महीनों लगती थी अब इतना जल्दी कैसे आ गया। तो यहाँ ये एक बात यह है कि चूँकि ये पैंडेमिक था, यानी सारी दुनिया से सफ़र हो रही थी, इंक्लूडिंग जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको भी जो है इससे काफ़ी भुगतना पड़ा। तो सारी दुनिया एक जुड़ होकर जो है वो इस वैक्सीन को बनाने में लग गए थे। काफ़ी फंडिंग भी हुई उसकी, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होते हैं उनको जो है जो फाइनेंशियल लॉस हो सकता था उससे भी जो है उनको एग्जाम्शन दिया गया। तो काफ़ी फंडिंग होने की वजह से जो है सारे एकजुट होकर इस पर काम पे लग गए थे। जो एक दो साल में जो बनने की थी वो महीनों में बन गई है। तो ये इसकी एक ख़ासियत है। उसके अपने लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जो ट्रायल्स होते हैं फ़ेज़ 1, 2, 3 जो हैं, वो फ़ेज़ 3 के जो ट्रायल्स हैं वो काफ़ी जगह मुकम्मल नहीं हुए हैं, या फिर जो है इत्मीनान बख्श अभी पूरी स्टडीज़ नहीं हुई थी। तो इस वजह से थोड़ा लोगों में शक व शुबात होता है। लेकिन चूँकि काम पहले की बनिस्बत ज़्यादा स्पीड से किया गया है, इसलिए जो है वो जल्दी मार्केट में आ गई है। और एक गलतफहमी जो है वो वैक्सीन जो है हमारे बॉडी के डीएनए को चेंज करती है। ये एक्चुअली जो है जो mRNA वैक्सीन, हम जो लोग साइंस के बैकग्राउंड से हैं वो समझते हैं कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। डीएनए जो है वो हमारे न्यूक्लियस में होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जो ये mRNA वैक्सीन्स हैं, ये mRNA वैक्सीन्स जो हैं वो बॉडी में जब जाते हैं तो वो हमारे सेल के न्यूक्लियस को जो है वो एंटर नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है वो जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, उससे हम वो mRNA वैक्सीन जो है वो अल्टर नहीं कर सकते हैं। तो वो उनके mRNA वैक्सीन का बस के बात ही नहीं है कि वो डीएनए को चेंज करें। तो इसमें भी हमें इत्मीनान रखने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़ जो है पीसीआर टेस्ट जो है, दूसरी गलतफहमी जो लोगों के जहन में है वो पीसीआर टेस्ट को लेकर है कि ये फॉल्स डेटा दिखाता। हमें एक बात यहाँ वाज़े कर लेनी चाहिए कि कोई भी टेस्ट जो होता है उसके अपने लिमिटेशंस होते हैं। फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव भी होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को बीमारी है लेकिन टेस्ट नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है, ये फॉल्स नेगेटिव है। या फिर किसी को बीमारी नहीं है लेकिन टेस्ट पॉजिटिव दिखा रहा है, ये फॉल्स पॉजिटिव है। इस तरह की जो है हर टेस्ट के पीछे ये फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव लगा होता है। ये आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स होते हैं वो कोरिलेट करते हैं कि भाई इस रिज़ल्ट को सीरियसली लेना नहीं लेना है।
क्योंकि क्लिनिकल कंडीशन उनको पता होती है। मिसाल के तौर पर एक कोरोना का पेशेंट है, सीरियस है, उसके लंग्स जो है बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं, सीटी स्कैन दिखा रहा है, और बाकी जो क्लिनिकल कंडीशन है सारी जो है वो कोविड की तरह दिखती है, लेकिन पीसीआर जो है उसका नेगेटिव आता है, तब भी जो है डॉक्टर उसको कोविड की तरह ही ट्रीट करते हैं। सिर्फ पीसीआर पॉजिटिव या नेगेटिव आने से उनकी ट्रीटमेंट चेंज नहीं होती है। तो ये टेस्ट के कुछ लिमिटेशन होते हैं। फर्स्ट पार्ट में भी हमने थोड़ा बात की थी कि भाई किस तरह से, मतलब सैंपल किस तरह से लिया जा रहा है, किस तरह से स्टोर किया जा रहा है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, किस तरह की लैब है, इस सारे चीज़ों पे भी पॉजिटिविटी ऑफ द टेस्ट वो मैटर करती है। तो ये 100% टेस्ट जो है रिलायबल नहीं होते हैं, लेकिन आपको क्लिनिकल कंडीशन से रिलेट करने की ज़रूरत होती है। और एक गलत फहमी जो है कि भाई जो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं उनकी रिकवरी रेट जो है 99.97%, यानी ज़्यादातर जो लोग जो है वो रिकवर हो रहे हैं। लेकिन अगर वैक्सीन लेते हैं तो उसमें 3% मोर्टेलिटी है, तो यानी वैक्सीन से ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं। तो ये लोगों का कहना है, लेकिन डेटा जो अब तक अवेलेबल है ऐसा नहीं है। वैक्सीन से जो भी साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्टेड हैं वो काफ़ी एक स्मॉल नंबर हैं, यानी अगर आप 10 मिलियन को अगर देते हैं तो हो सकता है 13-14 हज़ार लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हुए होंगे, लेकिन अमवात जो है वो डेफिनेटली नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द वैक्सीन, यानी वैक्सीन से डायरेक्टली जो है वो अमवात होने के इम्कान बहुत कम है। फिर और एक गलत फहमी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए आती है कि भाई फेस मास्क जो है वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है या नुकसानदेह है। एक तो ये है कि मास्क जब आप अकेले हों, वो आपके अतराफ में कोई नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि आप पहन कर ही बैठें, क्योंकि आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है या फिर फ्री एयर फ्लो जो है वो नहीं हो पाता। हाँ, जब आप किसी कांटेक्ट में आ रहे हैं या किसी ग्रुप में हैं या बाहर निकल रहे हैं, तो ये इस वक्त जो है आप पहन सकते हैं। एंड इट इज़ अब तक की जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसके हिसाब से कहीं एविडेंस नहीं बताया गया कि भाई इससे जो है नुकसान होता है मास्क पहनने से। और एक जो गलतफहमी लोगों के जहन में ये है कि भाई नेचुरल इम्यूनिटी या जो हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं वो आने तक हम वेट करेंगे। यानी जो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि किसी इलाके के तकरीबन 2/3 यानी 75% जो है लोग या तो उन्हें इन्फेक्शन आके जाना चाहिए या फिर वैक्सीन लेना चाहिए। अगर हम हर्ड इम्यूनिटी के लिए वेट कर रहे हैं कि भाई हमारे अराउंड 2/3 यानी 75% लोग जो है या तो इन्फेक्ट हों या फिर वैक्सीन लें, तो इन्फेक्ट होने के 75% वेट करेंगे तो आप इमेजिन कीजिए कितनी अमौत होंगे। अभी जो ऑलरेडी रिपोर्ट्स मिल रही हैं अलग अलग स्टेट से, आप उसमें आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि भाई कितनी होलाकियाँ फैल रही हैं। तो अगर आप सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी के लिए वेट करेंगे तो क्या होगा, अल्लाह बेहतर जाने। तो वो इम्कानात कम हैं, तो इस वजह से जो है कम से कम वैक्सीन के थ्रू जो है वो कवर करने की कोशिश की जा रही है। और एक जो गलतफहमी अगेन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो हुआ था वो ये है कि एक नर्स को दिखाया गया था जो वैक्सीन लेते ही गिर गई थी, इसको जो है वो डाइड इमीडिएटली आफ्टर वैक्सीनेशन बोल के फैलाया गया। एक्चुअली वो जो है इट वाज फेंटिंग, मतलब चक्कर आके गिर गई थी। ठीक है, तो जैसे ही वो ठीक हुई तो फिर उसको बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसने कहा कि भाई जो है इससे पहले भी मुझे जब भी जो दर्द होता था कोई इंजेक्शन वजह से, मुझे इस तरह से ही मैं गिरती थी, तो ये दैट वाज अ फेंटिंग अटैक। तो वो जो है वो गलत फहमी है कि भाई वैक्सीन लेते ही लोग जो है मर रहे हैं। और एक जो गलत फहमी है वो ये है कि वैक्सीन जो है वैक्सीन लेने के बाद जो है वो नए नए स्ट्रेन आएंगे, तो फिर उनका क्या। ठीक है, अब तक की जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें ये बताया गया है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जो नए स्ट्रेन्स हैं उनके ख़िलाफ़ ये वैक्सीन काम नहीं करती, ऐसा एविडेंस नहीं है। तो हो सकता है ये काम करें, अगर नहीं है तो बाद में डेटा अवेलेबल होगा, लेकिन फ़िलहाल जो है जो वायरस है उसके ख़िलाफ़ जो वैक्सीन है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। और जैसे साइंस इवॉल्व होती है इस तरह से अगर कुछ डेटा अवेलेबल होता है तो वो आपसे शेयर किया जाएगा। फिर और एक गलत फहमी ये है कि वैक्सीन के अंदर अल्कोहल है, यानी जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन थी उसके अंदर एक मिनिमल अमाउंट ऑफ अल्कोहल था, जो हमारे कुदरती तौर पर जो हमारी ग़िज़ा होती है उसमें थोड़ा उसका अंसर पाया जाता है। मिसाल के तौर पर
जो आप ब्रेड वगैरह ईस्ट ब्रेड जो है फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं, तो आपको उसमें लगता है कि भाई एक अजीब से एक बू आती है, तो वो जो है वो फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से होता है। वो फिर बाद में इवापोरेट होता है बेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो इस तरह उतना मिनिमल जो है पोर्शन हुआ था ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के अंदर। और डेफिनेटली इसमें उलमा जो है वो अपना रोल अदा करेंगे और कर रहे हैं। और जहाँ तक ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का सवाल है, उन्होंने जो उलमा से कंसल्ट किया था, उन्होंने कहा कि आप ले सकते हैं। फिर इसी तरह से जो है वो पिग या सूअर की जो उसके जो अज्जा हैं उसके इस्तेमाल हुआ है, या कोई एनिमल प्रोडक्ट्स जो है किसी जानवर का जो है प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया गया है, इस तरह से हवा उठा गई थी। लेकिन अवेलेबल डेटे के हिसाब से जो है इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता जो वायरस की जो ग्रोथ के लिए जो मीडियम यूज़ करते हैं उसमें जो है शुरू में पहले करते थे, लेकिन फ़िलहाल की जो वैक्सीन अवेलेबल हैं उसमें जो इस तरह की कोई बात नहीं है, ऐसा बताया गया है। और एक गलतफहमी जो है कि वैक्सीन कॉजेस इनफर्टिलिटी, यानी बच्चा पैदा करने की जो क़ुव्वत है वो जो है हमारे अंदर कम हो जाती है, इस तरह का जो है वो मवाद फैलाया गया था। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कुछ इंडिविजुअल जो वॉलंटियर्स जो इस एक्सपेरिमेंट या ट्रायल में हिस्सा लिए थे, उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो वैक्सीन लेने के बाद जो है प्रेगनेंसी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्लेम जो है वो फॉल्स है। और एक बड़ी गलतफहमी ये है कि भाई अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ था तो फिर मुझे वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि हर इन्फेक्शन जो है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं देता है, ठीक है। तो आपको रिकरेंट इन्फेक्शन यानी फिर से दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, अलबत्ता ये है कि कोविड इन्फेक्शन होने के बाद कुछ महीनों तक आपको प्रोटेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए आप रिकवर हुए हैं तो आप एक महीने के बाद जो है चाहे तो वैक्सीन ले सकते हैं, वो इट विल एक्ट एज ए बूस्टर। तो ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हाँ मुझे कोविड हुआ था, मैं ठीक हूँ, आई एम सेफ, इस तरह का नहीं है। एक तो आप वायरस कैरी करके दूसरों को भी दे सकते हैं, एट द सेम टाइम आपको भी दोबारा हो सकता है। और एक जो गलतफहमी ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो चाहें वो वैक्सीन सेलेक्ट करें, यानी एक जो है आपने एक पर्टिकुलर टाइप का ले लिया, दूसरा जो है दूसरे टाइप का ले लिया, इस तरह से जो है वो मनमानी फ़िलहाल वो नहीं है। जो भी आप वैक्सीन सेलेक्ट करेंगे या जो भी आपको आपके स्टेट या शहर में जो प्रोवाइड की जा रही है, वो आपको उसके 2 डोज आपको कंप्लीट करनी है। और एक जो गलतफहमी वो ये है कि ठीक है साहब, सब लोग ले रहे हैं वैक्सीन, अगर मैं एक आदमी नहीं लिया तो क्या होगा। तो यहाँ एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट होगा, क्योंकि हर आदमी अगर ऐसा ही सोच के बैठ गया तो फिर कौन वैक्सीन लेगा, तो फिर हमारे को वो हर्ड इम्यूनिटी वगैरह वो कहाँ से आए। तो ये गैर जिम्मेदार है कि भाई अगर मैं नहीं लूँगा तो क्या होगा। तो ऐसा हर कोई भी सोच सकता है और सारे लोग ऐसे बैठेंगे तो फिर कोई भी वैक्सीन नहीं लेगा। एक दूसरा जो है हमारा थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना स्टेप जो है वो कम्युनिटी में इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का बास बन सकता है। हमारे साथ जो है वो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, हामिला औरतें रहती हैं, सिक पेशेंट्स होते हैं, ये सारे जो हैं इनका सबका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और एक जो गलतफहमी जो है कि मैं तो बहुत ही जवान हूँ, फिट हूँ, जिम भी जाता हूँ, तो मेरी फ़िज़िक अच्छी है, मुझे वैक्सीन की क्या ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि जब कोविड की पहली लहर आई थी, जब फर्स्ट वेव थी, उसमें जो है बहुत ही थोड़ा उम्र रसीदा लोग जो है ज़्यादा उनकी कैजुअलिटीज़ हुई थी, उनकी मौत ज़्यादा हुई थी। लेकिन जो सेकेंड वेव में आया है इसमें काफ़ी जवान लोग भी जो है वो इससे अफेक्टेड हैं और उनकी मौत भी हैं। अच्छे खासे अच्छे खट्टे लोग जो है वो इस बीमारी का शिकार हुए हैं। तो ये समझना कि भाई मैं जवान हूँ, बहुत ही तंदुरुस्त हूँ, इससे कोई आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। और एक जो गलतफहमी ये है कि सिर्फ जो है इससे बूढ़े और बुज़ुर्ग जो लोग हैं और जो ऑलरेडी बीमार हैं सिर्फ वही मर रहे हैं। ये भी एक गलतफहमी है। जो रिसेंटली जो डेटा अवेलेबल है और आप न्यूज़ में देखा होगा कि जो है जवान भी जो है इससे अफेक्टेड हैं और जो है वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड करने के लिए।
दूसरा जो है कि गलतफहमी है कि क्योंकि व्हाट्सएप में आते रहता है ना कि इधर उधर से फॉरवर्ड्स आते हैं कि भाई कुछ लोग जो है हेल्थ एक्सपर्ट जो है दे आर अगेंस्ट द वैक्सीन, यानी वैक्सीन लेने के ख़िलाफ़ हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ एक्सपर्ट, साइंटिस्ट और प्रैक्टिशनर जो है इसके फेवर में हैं। ठीक है, अब इक्का दुक्का कहीं कोई हो तो हम उसको रोक नहीं सकते, हर एक को अपना अपना ओपिनियन देने का हक़ होता है, लेकिन मेजॉरिटी की जो बात करेंगे वो जो है ये उसके हक़ में है। और एक जो गलतफहमी है कि वैक्सीन से जो है काफ़ी अमवात हुई हैं और डेथ्स हो सकती हैं। ये एक बात हो सकती है कि भाई वैक्सीन दिया गया, डेथ हुई, लेकिन उसका कॉज कुछ और था, यानी उससे अंडरलाइन कुछ और मॉर्बिडिटीज़ हो सकती हैं, या उस वक्त जो है कुछ और इंसिडेंट हुआ होगा, या उसकी क्लिनिकल कंडीशन कुछ और होगी, यानी बहुत से रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ वैक्सीन देने से डेथ हुई है, वैक्सीन की वजह से जो है, इसका फ़िलहाल डेटा ऐसा बहुत कम है, इसके बारे में हमें डरने की ज़रूरत नहीं। फिर लोग कहते हैं कि भाई साहब वैक्सीन जो है वो 100% सेफ़ होना चाहिए तभी मार्केट में लाना चाहिए। मैं यहाँ का ये कहना चाहूँगा कि कोई भी मेडिसिन जो है, कोई भी वैक्सीन भी हो, वो 100% बग़ैर साइड इफ़ेक्ट्स के नहीं होती है, और दुनिया में कोई भी 100% जो है वो ऐसा होती नहीं, गारंटी वाली चीज़ें आपने देखी होगी। तो हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसके अपने फ़वाइद और नुकसानात होते हैं। ये सारा देख के जो है एक बैलेंस होता है कि भाई हाँ, इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं, नुकसानात कम हैं, तो वो हम उसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्लेन जो है क्रैश हो सकता है, लेकिन जो है हमें कम वक्त में पहुंचा देता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है, काफ़ी हज़ार मील जो है हम तय सफ़र कर जाते हैं घंटों में। तो ये हमें फ़वाइद ज़्यादा लगते हैं, नुकसानात कम होते हैं, तो वहाँ पर हम फ़वाइद की तरफ जाते हैं। और चूँकि काफ़ी ट्रायल्स वगैरह होते हैं वैक्सीन्स के, चूँकि काफ़ी टाइम कम था, काफ़ी अमौत लोग जो है, मिलियन से ज़्यादा लोग जो है इस वबा में जो है मारे जा चुके हैं, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा जल्दबाजी में वैक्सीन को तैयार करके लाया गया है, तो 100% तो हम उसको सेफ़ नहीं करा सकते। और एक जो गलतफहमी थी कि डॉक्टरों को जो है वैक्सीन से पैसे मिलते हैं, इंडिया का तो पता नहीं है, लेकिन यूके में जो है वो पर वैक्सीन जो है अब एक 12 पाउंड्स दिया जाता था। उसमें जो है वो जीपी को जो प्रीमाइसिस होता है उसका रेंट उसमें निकालना है, 12 घंटे ड्यूटी करना है, जो स्टाफ इन्वॉल्व है उसकी ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद जो है वैक्सीनेशन देना है, वैक्सीनेशन के बाद जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है उसमें ऑब्जर्वेशन करना है। ये सारा मिल मिला के अगर देखेंगे तो 12 पाउंड इज़ नथिंग। ठीक है, तो वो लोगों को मेरे ख्याल में जहन से निकाल देना चाहिए कि भाई डॉक्टरों को वैक्सीन से पैसे मिलते हैं। चूँकि वक्त हुआ जा रहा है, मैं ज़्यादा आपको वक्त लेना नहीं चाहता, मैं इसको वो पिछली वीडियो से इसको शॉर्ट करने की इसमें बहुत जल्द में ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा, या फिर अगले एपिसोड में देखेंगे इंशाल्लाह। आखिर में मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि हम एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, देश मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है, रमज़ान का मौका है, हमें अल्लाह ताला से रुजू होकर गिड़ा कर दुआ मानने की ज़रूरत है, चाहे हमारे अपने पड़ोस के हों या शहर के हों या देश के, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, भाई आप जो भी मज़हब जाति के हों, लोग जो है बहुत सफ़र हो रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि भाई पूरी इंसानियत को जो है इस वबा से निजात दे, ताकि हमें एक और मौका मिले, हमें अपनी गलतियाँ सुधारने का एक और मौका मिले। हमने जो खालिक़ हकीकी है, यानी जो हमारा जो सारी दुनिया का, सारी कायनात का जो रब हकीकी है, उसको हम भूल कर इधर उधर माथे पटक रहे थे, इधर उधर जो है हम अपने हाथ फैला रहे थे। हमें एक मौका मिलेगा तो फिर जो है हम तौबा करके वापस जो है वो रियल क्रिएटर के पास हम आ जाएं। तो ये दुआ से हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पेशेंट लिसनिंग के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।